जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं और बहुत ही ज्यादा खुशी की बात ये है इसमें कि हमारा जो सेशन है, जो हमारा रिवीजन कम फास्ट ट्रैक बैच है, वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आज उसकी सेकंड लास्ट क्लास आप कंसिडर कर सकते हो। तो आज या कल हम इस सेशन को पूरा का पूरा वाइंड अप कर देंगे और होप इस पूरी जर्नी में जितने भी हमने लेक्चर्स पढ़े, जितने में हमने टॉपिक्स पढ़े, उनमें आपको फुल ऑन क्लैरिटी आई होगी। आज के सेशन में मैं जो कवर करने वाला हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। अब ये क्वेश्चंस कौन से मैं ये बता देता हूं। ये टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस हैं एंड एज वेल एज जो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ है क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके संग। बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसी बीच में रिपीट करने की कोशिश करूंगा, सो प्लीज बने रहिएगा मेरे संग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में 38 बेटा आपके संग डिस्कस कर रहा हूं। 38 में आपको सबसे पहले टिक करना चाहिए इंपॉर्टेंट। आप इसमें बेटा सबसे पहले टिक करो इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कैरी करता है कुछ बर्डन, इसीलिए मैं इसको करवा रहा हूं। अब ध्यान से पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 38। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मींस दो एक्टिविटीज की बात कर रहा है, या तो ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग, दोनों का अलग अलग कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। देखिए चेंज है जी, बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है मुझे तो। 13,75,000 से 11,25,000 रुपए पे 11,25 से 13,75 हो रही है। 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,50 से 5 लाख हो रही है। आगे बात करते हैं। जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, तो ये तो हमारे काम आने वाला है क्या निकालने के, ये काम आने वाला है हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के। आगे बात करते हैं। इसमें जो मेन मुद्दा है वो अभी आने के अभी रह रहा है आने का आना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं इशू में ऐड कर दूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे कितना रखा है, तो 1,50,000। चलो आगे बात करते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो बेटा इसमें मेरी कोई लड़ाई है नहीं, क्योंकि एज सच ना ये कुछ ऐसा बनेगा नहीं, ये ऐसा कुछ बनेगा नहीं। ये कहां पर जाएगा मेरा, ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। ये किसका पार्ट बनेगा, मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, क्योंकि बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स कहां जाती है, फाइनेंशियल में। ओके। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरीज, ठीक है, तो ये किसका पार्ट बनेगा, ये भी अगर मैं साथ साथ बता दूं आपको तो ऑपरेटिंग साइकिल में जो आएगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट बनेगा ये हमारा आफ्टर चेंज निकालने का। इसको भी मैं कंसिडर कर लूंगा। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं एक एक करके, क्योंकि एडजस्टमेंट में ही मेन चीज है। ड्यूरिंग द ईयर additional debenture were issued at par on 1st October and the bank loan was repaid on the same date। देखो आपसे कुछ क्वेश्चन कह रहा है, आपको ना क्वेश्चन कंफ्यूज करने की कोशिश यहां ये कह के कर रहा है कि भैया 1 अक्टूबर को हमने एडिशनल डिवेंचर इशू करे थे, तो डिवेंचर में कोई चेंज है क्या, आके देख लेते हैं। डिवेंचर को देखते हैं, तो डिवेंचर्स है कहां बेटा, तो ये देखो ये लिखा हुआ 8% डिवेंचर जी, बहुत बड़ा चेंज है। 3,75 से 6,50 हो रहे हैं, तो जो भी एडिशन है वो इशू कब हुआ है, 1 अक्टूबर को। और इसी डेट पे जो आपका बैंक लोन है ये रहा, वो 1,25 से 1 लाख हुआ है, तो 25,000 रुपए की आपने क्या करी है, पेमेंट कर दी है। 25,000 रुपए की बेटा पेमेंट करी होगी। आप खुद सोचिए इस बात को कि खुद क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो हमने एडिशनल लिया है वो 1 अक्टूबर को लिया है, और 1 अक्टूबर को ही हमने अपना बैंक लोन रीपे कर दिया है, तो दैट मीन पेमेंट भी सेम डे हुई है। भैया ये बताने का सिर्फ ये मुद्दा है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी में इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट आएगा इसका इंटरेस्ट को लेकर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना अपने को, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इसमें बहुत बड़ी झोल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 8% वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। अब क्वेश्चन पे मेरे को चैलेंज नहीं करना, ओपनिंग बैलेंस में उठाऊंगा। इनकम टैक्स 1,12,500 हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। दैट मींस ये मेरे को सीधा ट्रीट करने के लिए दे रखा है कि भैया आपको कुछ पता हो या ना पता हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसी को एड बैक करना। चलिए अच्छी बात है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2020। ये जब रिडीम हुए उसकी रिडीम्पशन की डेट बता रखी है। क्वेश्चन पूरा पूरा क्लियर है। मेरा मुद्दा ये निकल के आ रहा है, अभी के लिए जो मैं मेन कंसर्न हूं वो मैं पहले तो नेट प्रॉफिट आपको दिखा देता हूं। सोल्यूशन मैंने लगा रखा है, हम सोल्यूशन ही देखेंगे पूरा का पूरा। दूसरा मेन मुद्दा जो मेरा मेन टॉपिक आ रहा है, वो ये मेन टॉपिक ये है कि भाई जो इंटरेस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आओ मैं ना आपको दिखाना शुरू करता हूं। सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पर लगा रखा है मैंने पहले से ही। अब अगर आप इसमें से देखना शुरू करोगे तो आपको पहले मैंने यहाँ पर क्या लेके दिखा रखा है, बैलेंस। ठीक है, अब इस बैलेंस को जरा नोट कर लें जल्दी से जाकर। तो देखो अगर आप अपने क्वेश्चन में जाओगे तो एसपीएल में आपको बैलेंस देखा गया 3,50 नेगेटिव से
375 हो रहा है। तो सिंपल यहाँ पर मुद्दा जो निकल के आता है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, 3,75,000 माइनस करूंगा मैं इसमें से 3,50,000, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड। दूसरा, जनरल रिजर्व बेटा 3 लाख से 75,000 के बढ़ रहे हैं, 75,000 के बढ़ रहे हैं, तो इसी में मेरे को एडिशन करना चाहिए 75,000 रुपीज का। और मैं आपको नेट प्रॉफिट बता देता हूँ, 3,75,000 प्लस करोगे आप लोग 3,50,000 प्लस करोगे आप लोग 75,000, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो 8 लाख रुपए आ रहा है बिफोर टैक्स। तो 8 लाख रुपए की क्या कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा रखी है बेटा, हम सारी चीजें कर चुके हैं, जाके देखो। तो यह देखो 3,75 और 3,25 तो 7,25 तो ये दिखा रखा है। फिर क्या आपको इसने रिजर्व्स की बातें बोली हुई है जी, और अगर आप इसमें रिजर्व ऐड कर दोगे तो यही ये आपका 8 लाख बन रहा था। आपको कोई चिंता मानने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा होगा, देखो क्वेश्चन को मैंने कैसे बांटा है, आपको जो मैंने समझाया था किस तरीके से समझाया था, भैया नेट प्रॉफिट निकाल लो प्योर फॉर्म में, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकाल लो, नेट प्रॉफिट में टैक्सेशन ऐड कर दो, प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दो, कोई चीज एमोटाइज हो रही है तो वो ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट एकदम प्योर निकल जाएगा। फिर उसके बाद आपको भागना है नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। अब वो भले इनकम हो या गेन हो, इनकम हो या फिर एक्सपेंसेस हो, वो छोड़ दो। तो दूसरा लॉजिक क्या था मेरा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को लेकर या फिर नॉन कैश आइटम्स को लेकर। तीसरा आता है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर मेरे को वर्किंग कैपिटल में चेंज निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे हम कर रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या करा, 8 लाख निकाल लिया। अब देखिए, अब ये सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो देखो, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 90,000 रुपए, बेटा ये मेरा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं देख लूंगा। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 25,000 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,12,500, ये एडजस्टमेंट में ही दे रखा है आपको। और अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये कितना निकल के आ रहा है, 10,27,500। भैया हमें डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स बता दो, ये 90,000 और 25,000 कैसे आया। मैंने कहा देखो जल्दी से चलो, आपको क्वेश्चन कह रहा था कि भाई डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 8% वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पे पे करा हुआ है हमने, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ओपनिंग बैलेंस पे पे करो। आपको मैं दिखा देता हूं, आपको क्या करना है, आपको सीधा इसमें 11,25,000 और इसका 8% निकालना है। 11,25,000 और उसका 8% निकालना है। आपको ये नहीं मानना कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मींस ये जो एडिशन है, अब मैं आपको बता देता हूं एडिशन कितना है। 13,75,000 में से अगर आप लोग 11,25,000 हटाओगे तो 2.5 लाख का जो एडिशन है वो बेटा बिटवीन द ईयर आया होगा। बिटवीन द ईयर का मतलब है कि हो सकता है डिविडेंड पे करने से 1 दिन पहले आया हो, 2 दिन पहले आया हो, तो हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे फॉर द डिविडेंड पर्पस। क्योंकि मानिए अगर ऐसा होने लग गया तो हर बंदा क्या करेगा, जब भी कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी शेयर्स खरीदना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको डिविडेंड मिल जाएगा फ्री फंड में, और बाद में वो अपनी होल्डिंग्स बेच के स्क्वायर ऑफ करके क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल है, क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है अपने को, क्वेश्चन ने जो बोल दिया, क्वेश्चन महान है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर हुई यहां तक मेरी बात। अब ये जो 2.5 लाख का एडिशन है मैं यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा। दूसरी बात आती है भैया 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे था। तो अब यहां पर देखो कि 5% 5 लाख पे लगाना है या 750 पे लगाना है। मैंने कहा एडजस्टमेंट पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2020 को ये रिडीम हुए थे। कब रिडीम हो गए? ये बिटवीन द ईयर रिडीम हुए होंगे। और अगर मेरे को कुछ नहीं बोला हुआ है, क्योंकि मैं इसमें देख नहीं पा रहा हूं कहीं भी, तो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 मेरा क्लोजिंग ईयर होगा। मेरा क्लोजिंग ईयर है तो सिंपल है भाई, भाड़ में जाओ। मैं 7,50,000 को पूरा पूरा देने वाला था, पर अब मैं किसको दूंगा, 5 लाख वालों को दूंगा। तो 5 लाख पे कितना परसेंट, 5%, 25,000 रुपए मेरा बनेगा। और मैं यहां जाकर आपको शो भी करा देता हूं, ये देख लीजिए, 25,000 रुपए आपका डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर है। भैया इस पे आपने 750 पे क्यों नहीं दिया, 750 ही था हाँ, उस पे इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो 31 दिसंबर को ही रिडीम हो गए। मैं डिविडेंड दे रहा हूं जो एंड ए डेट पे जो मेरे संग डिवेंचर होल्डर है सिर्फ उनको पे कर रहा हूं। तो ये दो चीजें मैंने आपकी क्लियर करा दी। अगर आप देखोगे 8 लाख के बैलेंस पे, 8 लाख के बैलेंस पे सबसे पहले मैं टैक्स ऐड करता, कितना होता, 11,25। फिर उसके बाद मेरे को 75,000 रुपए क्या ऐड करना था, 75,000 रुपए, अच्छा मेरा रिजर्व हो रखा था ऐड, 8 लाख मेरा आंसर आया था जो मैंने आपको दिखाया था। फिर उसमें मेरे को सबसे पहले ऐड करना है 11,25, ठीक है, ऐड कर लिया मैंने। उसके बाद मुझे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड ऐड करना है, और उसके बाद मुझे इक्विटी शेयर्स का डिबेंचर ऐड करना है। दोनों का ऐड करके 10,27,500 आ रहा है, इनका भी 10,27,500 आ रहा है। आप फॉर्मेट पे नहीं जाएंगे, करेंगे वही जो मैंने आपको कराया था, ठीक है। अब जितने भी आपके बाकी की चीजें बची हुई है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर एक्सपेंसेस, उनको करो भाई एडजस्ट। तो ये तो आपने कर लिया जितना भी था। ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या है ये आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब आपको क्या करना है बेटा, बोरोइंग पे जो इंटरेस्ट दिया, दैट मींस सिंपल, अगर मैं आपसे एक लैंग्वेज में बात करूं तो अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना है।
नॉन ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स को क्या करना होता है, एडजस्ट करना है, तो उनको एडजस्ट करो। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये 41,000 निकला है, ये 9,000 निकला है। बेटा दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहेगी। अभी के लिए मान लो 50,000 है, ये मैं इसको बता दूंगा। 10,77,500 आ गया। अब आपने क्या करा, इंक्रीज इन लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स ये करा हुआ है 2.5 लाख, और आपका क्या आया होगा, सीधा का सीधा आपका नेट ये आ गया होगा, कैश ऑपरेशन से आ गया। फिर आपने जितना टैक्स पे करा था ड्यूरिंग द ईयर उसको आपने माइनस करा है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। भैया इसमें हमें बात ना सिर्फ ये वाली क्लियर करा दो, और ये टैक्सेशन कैसे निकला ये क्लियर करा दो, बाकी हम फॉर्मेट समझ लेंगे। मैंने कहा चलो अगर यही बात है तो पहले टैक्सेशन वाले को खत्म कर लेते हैं। आपने कहा ठीक है आप टैक्सेशन वाले को खत्म कर लो पहले। टैक्सेशन वाले को खत्म करने से पहले आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, और वो अकाउंट आपको पता है कौन सा बनाना होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बना रहे हो आप बेटा इसका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस लिख लो कहीं से। दे नहीं रखा क्या? ये रहा जी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो 50,000 1 लाख, चलो मैं सीधा बैलेंस लिख रहा हूँ, 2 बाय आप लिखते रहना। 50,000 मैंने यहां लिखा, 1 लाख मैंने यहां लिखा। बेटा आपको यहां दे रखा है कि 11,25 आपको क्या करा, प्रोवाइड कर रखा है, दैट मीन्स कि पीएनएल में हिट कराया हुआ है आपने 1,12,500। अब अगर आप इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो इस तरफ निकलेगी, और इस तरफ जो निकलती है वो टू बैंक करके निकलेगी। अब अगर मैं आपको दिखा दूं तो 11,25 50,000 माइनस करोगे आप 1 लाख, तो कितना आ रहा है बेटा, आंसर आएगा आपका 62,500। कितना आएगा आपका आंसर, 62,500। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको बहुत अच्छे से करा दिया था, पहले एडजस्टमेंट ही ये था, तो आपको यहाँ क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी। 62,500 ये आपने करके देख लिया। भैया मुद्दा इसका भी तो है, आप ये क्यों नहीं करवा रहे? मैंने कहा ये भी करवा रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, थोड़ा सा वेट कर लो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब इंटरेस्ट पे आ जाओ सारे। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज पे क्या था बेटा, 8% डिबेंचर है और 8% बैंक लोन है। मींस मेरे को रेट पता करना था, मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे रेट पता करना था, दोनों का रेट है 8%। अब यहां पर देखो 3,75 से 6,50 हो गए, और ये क्या हो गए, 1,25 से 1 लाख हो गए हैं। अब किस पे करें किस पे नहीं पे करें, मैंने कहा सीधा मैं टाइम वेस्ट नहीं करा, 8% है। और यहां पर एक चीज पढ़ लो, 1 अक्टूबर को हुए हैं जो भी चेंज हुए, ये जो बड़े हैं 1 अक्टूबर को बढ़े हैं, जो घटे हैं वो भी 1 अक्टूबर को घटे हैं। आओ जरा मैं इनका ट्रीटमेंट दिखाऊं, ये भी इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखाया हुआ है। आ जाओ बेटा, 3,75 8% जो भी निकाला 30,000 रुपए। भैया आप क्या कर रहे हैं, बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूं, आपके जो डिबेंचर्स थे वो 3,75 के थे, ठीक है। बाद में इनमें कुछ एडिशंस हुई और ये शायद 6,25 के हो गए। मैं एक बार चेक कर लूं प्लीज इसको, मैं प्लीज एक बार इसको चेक कर लूं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 6,50 के हो गए, 6,50 सॉरी, 25,000 को और बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 6,50 के हो गए। अब मेरे को ध्यान से सुनना, 3,75 वालों के संग कोई नखरा नहीं है इनका, कोई नखरे नहीं है इनके। ये 8% पूरे साल के ले जाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया 6,25 को भी तो आप 8% पूरे साल का दे सकते हो। तो मैंने कहा देखो मुद्दा यहाँ पर ये फंसेगा, ये 3,75 वाले नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि हमने जो आपको 6 महीने के लिए पैसा एडवांस में दे रखा था। भैया 6 महीने कैसे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को आपने 1 अक्टूबर को ये फर्दर इशू करा है ना, फर्दर फंड रेज करा है। तो जो 6 महीने के लिए 3,75 हमारा आपके पास पड़ा था, इसका फायदा ही क्या हुआ, हम भी आपको 1 अक्टूबर को दे देते। दैट मीन्स आपको टाइम बेसिस करना पड़ेगा। तो 3,75 पे 8% पे कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने भी आपने एडिशन करे यानी कि 6,50,000 से आप 3,75 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2,75। तो इस 2,75 पे बेटा आपको 8% ही देना है, नो डाउट अबाउट दिस, नो क्वेश्चन। बट आपको देना चाहिए बेटा 6 महीने के हिसाब से। क्यों? क्योंकि सिर्फ अब अक्टूबर से गिन लो मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने होते हैं पूरे के पूरे। और यहां आप देखोगे इन्होंने सेम एडिशन दिखा रखी है। तो 41,000 का लॉजिक तो यहां से क्लियर हुआ। अब आता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन पे। बेटा 1,25 से 1 लाख की हुई है, तो सिंपल है, इसमें भी वही करो, 1,25 पे 8% पूरे 6 महीने के लिए, फिर 1 लाख पे 8% 6 महीने के लिए। तो देखो 1,25 पे 1,25 पे 8% 6 महीने के लिए, फिर 1 लाख पे 8% 6 महीने के लिए, और टोटल ये 9,000। तो 41 और 9 आपका 50,000 बनेगा, जो आपका वो ऊपर क्या होगा, एडबैक होगा। और नीचे आपको फाइनेंशियल में ये चीज मैं दिखा दूं कि यही आपने माइनस करके दिखा रखा होगा।
ये सारी चीजें जो आपने वहां प्लस बैक करी है वो आपको माइनस करके दिखा रखी है आपने। रीपेमेंट ऑफ लोन, और ये क्या है, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और बेटा कोई इशू रेस भी तो करा था अभी, तो जो रेस करा है वो यहाँ पर आ गया। 2.5 लाख का आपने इक्विटी शेयर रेस करा था, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा था, ये सारी चीज यहाँ पर आ गई। और आपने क्या डिवेंचर्स भी तो रेस करे हैं, डिवेंचर्स डिवेंचर्स पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। पॉजिटिव बैलेंस आना चाहिए सच में। डिवेंचर्स आपने रेस करे हैं ना 275 के, मैं देख लेता हूँ एक बार कितने के रेस करे हैं आपने। 2,75,000 के रेस करे हैं, वो यहाँ से मिसिंग चल रहे हैं भाई। पेमेंट ऑफ रिडम्पशन, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन, बेटा या तो इस क्वेश्चन में मिस करा है या फिर मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्रीज इन एसपीआर, सही है। अच्छा ठीक है, ये 275 और 2,25, ये 2,15 वही दिखाने की कोशिश कर रखी है क्या? 2,75 ही होगा ये, इन्होंने दिखाने की वही कोशिश कर रखी होगी। एक बार ऐड करके देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही है शायद, क्योंकि 2,75 और 25 मैं कर ही लेता हूँ। 2,75, 15,000, 2,50,000, 5,40,000 आना चाहिए। ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये 2,75 है। नहीं सही है, 2,75 और 3 लाख, हाँ सही है, ये 2,75 है। यहाँ पर टाइपिंग एरर हो रखी होगी इनकी, तो यहाँ पर ये 2,75 कर लो। और ये क्या है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। आपने डिवेंचर्स इशू करे थे ना, तो वो लिख लो। आपने डिवेंचर इशू करे, 5 लाख के हो गए पूरे के पूरे, 5,50 के, और ये सारी चीजें नेगेटिव थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। आगे कुछ क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे को ना कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ हिंटे करवानी है। क्वेश्चन नंबर 38 हमने डिस्कस कर लिया। आगे आइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क करके करना हमेशा। ओके, एडजस्टमेंट्स वाले पे आ जाते हैं। चलिए, अब ना मेरे को एक ये चीज आपको करवानी है। आपको ना ये चीज समझनी है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करवा रहा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और डेप्रिसिएशन में क्या इफेक्ट आएगा वो करवा रहा हूँ। दैट मीन्स पूरा क्वेश्चन मेरे लिए इरेलीवेंट है। मैं बस ये करने आया हूँ, बिल्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वाज पेड एज अ इंटीरियम डिविडेंड, यानी कि एडजस्टमेंट्स में से कुछ भी ऐसा हमारा काम का नहीं है। तो सिंपल है, मैं रिपीट करा रहा हूँ सिर्फ इस पॉइंट को। बेटा ये तो आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में से माइनस होगा, ऑपरेटिंग में सॉरी ऐड होगा, और फाइनेंशियल में ये लेस हो जाएगा। तो ये तो अलग बात है, ये कर लोगे आप लोग। दिक्कत ये है कि यहाँ क्या करोगे, तो सिंपल है। 54,000 से आपका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 72,000। तो 72 माइनस 54 करोगे तो 18,000 का डेप्रिसिएशन आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करना है। क्या करना है, ऐड बैक करना है 18,000 का डेप्रिसिएशन। अब आपका जो प्रोसीड है क्या वो भी हुआ है, तो जी बिल्कुल हुआ है। 2,14,000 से आप कितने पे चले गए हैं, 2,44 पे। तो सिंपल है, 30,000 रुपए का एडिशन है, तो आपको एडिशन दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने परचेज करी है कोई मशीनरी। ये सिंपल सोबर क्वेश्चन था, मैंने बस करवा दिया आपको। ठीक है, चलते चलते दिख गया। अच्छा, कुछ ना ऐसे क्वेश्चन प्लीज अच्छे से देख लेना, ये वाला भी पढ़ लो। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 32,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको ये ध्यान रखना है, क्या बेची है इन्होंने मशीनरी, कितने की, 48,000 की मशीनरी थी, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग गया था, 32,000। तो 48,000 माइनस 32,000, कितना बचेगा भाई, 48 में से 32 माइनस करो तो 8 और 8 16,000 रुपए। ठीक है, 16,000 रुपए इसकी डब्ल्यू थी। क्या थी इसकी डब्ल्यू 16,000 थी। बिका कितने का बेटा, 12,000 का। तो सिंपल समझ आ रहा है कि 4,000 लॉस पे जा रही है वही चीज, 4,000 किस पे गई है, ये लॉस पे गई है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग में एड बैक करना है, क्योंकि लॉस वालों को ऐड करना होता है। और ये यहाँ पर तो इन्वेस्टिंग में आई जाएगा। इन्वेस्टिंग में क्या दिखा दोगे कि 12,000 की हमने सेल करी है। मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता, मुद्दा है डेप्रिसिएशन कैसे दिखाओगे। तो देखो, थोड़ा जल्दी से करते हैं, मैं रफली कर रहा हूँ। चलो 3 लाख और 4 लाख, तो चलो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 लाख, और यहाँ पर बैलेंस आ गया आपका 4 लाख। बताओ क्या डालोगे पीएनएल में। अब कोई बंदे कहेंगे 1 लाख रुपए, नहीं एडजस्टमेंट आ गई ना, तो एडजस्टमेंट आ गई तो कुछ नहीं कर सकते। अब सिंपल दिमाग आपको ये लगाना है कि बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बताया गया था आपको, 32,000। कितना बताया गया था, 32,000। अब इस 32,000 में से आपको यही डालना पड़ेगा ये 32,000 रुपए, क्योंकि ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इस 32,000 में से देख लो, 4,32 तो यहाँ पर हो गया, तो यानी कि 1,32,000 का डेप्रिसिएशन हिट कराना पड़ेगा आपको ओए में, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 4,32, ठीक है, 1,32। अब मशीनरी अकाउंट भी देख लो एक बार, मशीनरी अकाउंट भी देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो कितने का था बेटा, 20 लाख का था। ठीक है, मैं रफली करा रहा हूँ, समझ आ रहा होगा आपको। 20,40,000, 20 लाख था और 25,40,000 हो गया। बेटा कितनी की मशीनरी गई है, तो 32,000 रुपए उस पर लग गया था। कितने में बेची थी आप लोगों ने, बेची थी बेटा 12,000 में। उस पर लॉस कितना हो रहा था, लॉस हो रहा था 4,000।
12 34 हो जाता 44 और 44 और 4 48। ठीक है, वैल्यू पूरी फुलफिल हो गई 48,000 की यहाँ पर, ये बिक गया। अब अगर आप इसमें बैलेंसिंग फिगर पकड़ोगे तो आपको हिडन परचेज दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ऐड कर लो 25,40,000, आप 48,000 प्लस कर लो, 25,40,000 प्लस 48,000 कर लो, तो इधर बैलेंस आ रहा है 25 लाख 88,000। तो इसमें से आप माइनस करोगे 20 लाख रुपए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो हिडन परचेज आ रही है 5,88,000 की हिडन परचेज आ रही है। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर करा के दे चुका हूँ, इसलिए मैं सिर्फ रफली बात कर रहा हूँ, फॉर्मेट का ख्याल मैं नहीं रख रहा हूँ, फॉर्मेट आप बना लोगे। ठीक है, एक बार इनके सॉल्यूशंस देख लेना प्लीज। ओके, गुडविल का बता ही दिया था मैंने आपको, गुडविल बेटा कम हो रही है तो एमोटाइज में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एमोटाइज में यानी कि नॉन ऑपरेटिंग वाले से ऊपर थोड़ा सा दिखा देना कि एमोटाइज हो गई है, एड बैक करके दिखा देना। बट यहीं अगर गुडविल बढ़ रही है तो परचेज की तरह इन्वेस्टमेंट में दिखाना। ठीक है, ओके। एक दो क्वेश्चन शायद और होंगे, वरना तो वो मेरा एकदम छोटा सा बहुत बच्चे सा क्वेश्चन है सैंपल क्वेश्चन पेपर में। जो आपको नॉलेज दी गई है वो इस लेवल तक की दी गई है कि ग्रेजुएशन सेकंड ईयर तक में जब पढ़ोगे ना सीएफएस तो भूलोगे नहीं, टेंशन मत लेना किसी चीज। ओके, एक बार ऐसे क्वेश्चन पे मेरा बहुत दिल आ जाता है, जैसे देखो मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 40,000, सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। सिंपल है, निकालना पड़ेगा आपको। तो 80,000 की मशीनरी थी, 40,000 का क्या लग गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने कितनी बची हुई है उसकी डब्ल्यूडीबी कितनी बची हुई है 40,000, तो कितने में बेची होगी आपने 50,000 में ऑब्वियसली, क्योंकि 10,000 के गेन में बेच रहे हो तो कितने में बिकी होगी 80,000 जिसकी मशीनरी कॉस्टिंग थी, 40,000 उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, तो डब्ल्यूडीबी कितनी बचा 40, और फिर भी उसको आप 10,000 के गेन में बेच रहे हो तो 50,000 में बिकी है। खत्म कहानी, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं ना। चलिए, अच्छा इन्होंने अकाउंट भी बना रखा है बच्चों, बहुत प्यारा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने से दिखा दिया आपको शो करके 50,000 रुपए करके दिखा दिया। अब ये तो करके दिखाई दिया, आपको एक और चीज बता दूं कि इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको पता ही था, तो ये चीज तो आप कहाँ हिट कराओगे पीएन ओ आपको पता ही है ओए में हिट करा दोगे। अब अगर इसमें देखो, इस चीज में इसमें चीज देखो, 50,000 की मशीनरी थी, 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग गया, 10,000 रुपए का आपका गेन बुक हो गया। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हिडन परचेज दिखना शुरू हो चुकी होगी, ये देख लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, देखो मैंने ना आपको 2-3 अकाउंट अच्छे से बताने हैं। प्रपोज डिविडेंड समझ जाओ कि उसमें ओपनिंग का काम होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में समझ लो दोनों का काम होता है, अकाउंट बनाओ हर बार, तभी माइंड में वो बात बैठेगी। तीसरा, मशीनरी फिक्स एसेट्स और उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों एक संग बनाना सीखो, पाइल अप करना सीखो। आपको कभी भी मार नहीं खाओगे, क्योंकि फाइनेंसिंग में सबसे कम चीज है। फाइनेंसिंग में देखना क्या है, फंड रेज हो रहा है, फंड की पेमेंट हो रही है, फंड पे लगा कॉस्ट है, वो सबको आपको प्लस माइनस करना है, खत्म कहानी। एक इसका क्वेश्चन आपको करना चाहिए, मैं ऊपर आ रहा हूँ। फिफ्टी थ्री आई बिलीव, चलिए 53। बेटा अब इसमें ना बहुत सी बातें कर रखी होगी कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24,000 की है, वह सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500, वो सब आप देखोगे। आप इसका अकाउंट बनाओगे, सीधा अंधेरे पे तीर मत मारना। अगर अकाउंट बन गया और टैली हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट कहीं हिडन परचेज और हिडन सेल आपकी हाइट ना हो जाए। वैसे हिडन सेल नहीं, हिडन परचेज 90% होती है, 10% केसेस में हिडन परचेजेस भी हो जाती है, हिडन सेल भी होती है, बट आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 27,000। भैया इसकी बात कर लो प्लीज, मैंने कहा अच्छा देखो मैं इसकी बात कर लूंगा, बट पहले यहाँ पर आ जाओ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30 और 2,25,000, तो सिंपल है 225 देखो है कब का, पिछले साल का। इस साल का कितना है 30,000, तो अकाउंट बनाओगे अपने का बिल्कुल बनाएंगे। तो अकाउंट कैसे बनाओगे, तो देखो इस साल का कितना है बेटा, पिछले साल का था 225, ठीक है, पिछले साल का कितना है 2,25,000, इस साल का कितना है 30,000। बेटा अब ये कहाँ डालोगे, ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको बता रहा है कि आपने बनाया हुआ है, तो 27,000 रुपीज। अब पेमेंट कितने की होगी देख लो, तो 2,25,000 पेमेंट तो बहुत तगड़ी होने वाली है, 27,000 और 30,000 पेमेंट होगी, 2,22,000 की पेमेंट होगी आपकी। तो ये वाली चीज कहाँ डालोगे ओ ए में, या आप क्या करोगे एड बैक करोगे ओ ए में, ये क्या करोगे माइनस करोगे, खत्म कहानी। और दूसरा जो क्वेश्चन था, ठीक है, अब ये वाली देखो, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स एसेट कॉस्टिंग 30,000 was सोल्ड फॉर 36,000, द प्रॉफिट वर इंक्लूडेड इन द एसपीएल। भाई आपको कंफ्यूज करने के पॉइंट्स बता रखे और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या, प्रॉफिट तो इंक्लूड करते ही हो आप लोग, तो उसमें बताने वाली क्या बात है, आप हटाओगे इसको, खत्म कहानी। और हाँ नहीं बोला होता तो एक अलग चीज होती, खत्म कहानी। इसमें मैं कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये निकाल गया हमने भाई, निकाल लिया, ठीक है, ओके। चलिए इसमें ना अब ऐसे कोई क्वेश्चन बचेंगे नहीं जिसमें आप अटकोगे, तो सिंपल है, मेरा मुद्दा बहुत क्लियर हो रहा है और अब मैं आ रहा हूं अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर के सीएफएस के क्वेश्चन पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुद्दा बस ये होता है मेरा कि
ये आपको इजी लगना चाहिए, ये आपको इजी लगना चाहिए, क्योंकि मैंने भी खुद सीएफएस का क्वेश्चन अगेन मैंने आपको पूरा कराने के बाद ही देखा है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मेरे जो रिवीजन बैच मैं ऑफलाइन भी ले रहा हूँ ना, उस पे भी मैं अभी पार्टनरशिप पे ही हूँ, तो अभी भी मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं करा हुआ है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है जो आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आ जाइए, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, फिर एक एक करके करेंगे चीजें। फॉर्मेट के लिए मार्किंग स्कीम आपके पास होगी, आप देख लेना, पर मैं यहाँ चीजें आपको धुन के देना चाहता हूँ कि एकदम कहते हैं ना पॉलिश, वो चीज देना चाहता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय आराधना लिमिटेड, वैसे इसका नाम अयोध्या लिमिटेड होना चाहिए बेटा, अयोध्या लिमिटेड होता तो तुम लोगों के अंदर थोड़ा जोश ज्यादा आ जाता है। आराधना लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा, भैया यहाँ पर बात करना चाहते हो? मैंने कहा जी। यहाँ पर एक बात ये करना चाहूंगा कि कई बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में भी जब मैं करा रहा था, ऑनलाइन में भी करा रहा था, जब मैं रेगुलर बैचेस में करवा रहा था, तो उनका एक क्वेश्चन ये था कि भैया 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, क्या फुल फ्लैज क्वेश्चन आ सकता है? आंसर आपके सामने है। बेटा बेटा पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन आया हुआ है। बस गलती क्या करी है इन्होंने, मतलब अच्छा करा है तुम लोगों के लिए, एडजस्टमेंट कम रखी है, और एडजस्टमेंट में अगर मैं दिखा के आने लग जाऊं तो सिर्फ 2 एडजस्टमेंट्स रखी हुई है आपके लिए, खत्म कहानी। आ जाइए, पर क्वेश्चन पूरा वैसे का वैसा ही दे रखा है, आ जाओ। अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें दे रखी है वो पढ़ना शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। भाई अच्छा सुनो सुनो, पहले ना बच्चों इसमें एक चीज कर लेना, यहाँ पहले ही लिख लो, ये प्रीवियस ईयर दिख रहा है मुझे, ठीक है, और ये क्या दिख रहा है? CY, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, ये मैं लिखकर अपनी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, नथिंग एल्स, पक्की बात है। अब ये आपको यहाँ एक नंबर बता रखा है, तो पहले साथ साथ पढ़ना होता है क्या भैया? द आंसर इज यस, आपको साथ साथ पढ़ना होता है। वहां क्या दे रखा है देखो, तो रिजर्व एंड सरप्लस में SPL दे रखा है आपको, ओके भैया ठीक है, SPL दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलो। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख और 2 लाख, ठीक है, मतलब रिडम्पशन हुई है ना, 4 लाख से 2 लाख होगी तो रिडम्पशन हुई है, तो चलो चल के देख के आते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में था क्या? 10% डिवेंचर था भैया, 4 लाख और 2 लाख। मैं बैठ जा रहा हूँ आराम से, हिडन चीज है कोई, एक हिडन चीज ये बता रखी है कि आपको क्या करना है, डिवेंचर का इंटरेस्ट इंक्लूड करना है। आपको स्पेशली ये बताकर वहां पर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी उसका इंटरेस्ट कॉस्ट आपको कंसिडर करना है, ये क्वेश्चन आपको बताना चाहता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे है करंट लाइबिलिटीज, अभी तो पढ़ते जाइए। करंट लाइबिलिटीज में क्या है वो देख लेते हैं। ट्रेड पेबल्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3 और 4, पहले पढ़ो क्या हो ट्रेड पेबल्स में क्या है। तो ट्रेड पेबल्स में बेटा क्रेडिटर्स है और बीपी है, चलो ये तो फिर किसके काम आएगा बता दो मुझे, ये एसपीएल के काम आएगा, तो ये किसके काम आएगा? ये वर्किंग कैपिटल निकालने के काम आएगा, वर्किंग कैपिटल का चेंज, बहुत अच्छी बात है। भैया शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या काम आएगा? मैंने कहा देख लो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, तो ये क्या निकालने का काम आएगा? ये क्या निकालने का काम आएगा? ये निकालने का काम आएगा टैक्स, ठीक है, क्या निकालने का काम आएगा? टैक्स। आगे आ जाओ, कहां तक आ गए थे? यहां तक, अब एसेट्स पे आ जाते हैं। ओके, एसेट्स पे आ जाते हैं। एसेट्स के लिए बोल रहा है फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल है, 5 और 6 में जाके देख लो। तो आ जाओ, टेंजिबल में बोल रहा है कि मशीनरी है और उसका प्रोविजन भी है, तो ठीक है, ये तो मैं आराम से कंसिडर कर लूंगा। इनसे 2 बातें निकलेंगी, कौन कौन सी 2 बातें निकलेगी? एक तो इसमें से बात निकलेगी डेप्रिसिएशन की, और हो सकता है कि आपने कोई परचेज या फिर सेल कर रखी हो, तो वो भी मैं इसी से निकालूंगा। बात खत्म हो गई मेरी, ठीक है। आ जाओ, दूसरा ही कह रहा है अच्छा, इंटेंजिबल तो देखा ही नहीं। इंटेंजिबल में बेटा पेटेंट्स हैं, और पेटेंट्स आपके क्या हो रहे हैं? आपके पेटेंट्स हो रहे हैं राइट ऑफ, कम हो रहे हैं, क्योंकि जितनी भी टेंजिबल एसेट्स वो कम होती है वो आप राइट ऑफ में दिखाते हो, तो 8,000 से आप राइट ऑफ कर रहे हो। देखते हैं इसका क्या करना चाहिए अपने को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं अभी तो मैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। आगे, करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। भैया इसको प्लीज इग्नोर कर देना, इसको नहीं लेते हैं भैया, आपको पता नहीं है पर इसको लेते नहीं है। मैंने कहा थैंक यू बच्चों, बिल्कुल मैं समझ गया आप लोगों की भावना। इन अच्छा ये तो मिस कर दिया, पहले आप कोई बात नहीं। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये किस काम आएंगे? वर्किंग कैपिटल निकालने के, ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या था? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा 4 लाख से 430 पे चले गए, यानी कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फॉर इंटरेस्ट अर्न करने के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और कोई चीज बची है? द आंसर इज नो, कोई चीज नहीं बची हुई। क्या बोला हुआ है? डिवेंचर वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2020, तो यहाँ पर एक टिक मार लो, ये भाई डिवेंचर की एक एडजस्टमेंट है। टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर, तो टैक्स के लिए कहाँ थी भाई? टैक्स के लिए भी थी कहीं ना कहीं, ये लो, इन दो पे आपने टिक मार लिया, और इन दो, इस पूरे क्वेश्चन को फुल फ्लेश तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, चलो शुरू कर रहा हूं मैं अब, ठीक है, इस क्वेश्चन को कराना आपको, ध्यान से देखना। चलो, पूरी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ दिख रही होगी, ऊपर आपको पूरा क्या लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आपको पता ही है, मैं आपके संग शुरू कर रहा हूँ।
सोल्यूशन के संग और साथ साथ मैं पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको जिसके पीछे भागना है, दैट इज नेट प्रॉफिट। आप लिख लो, तो थोड़ा ऊपर से सॉल्व कर लेता हूं ताकि तक आ जाए। सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए, इसको कई बुक्स में यहां तक कि आपके एमएस में यानी जो मार्किंग स्कीम है उसमें भी आपको कहां दिखा रखा है कि आपको इसको नोट्स में करना है सॉल्व। कोई दिक्कत नहीं है उसके पीछे, आप यहां भी करके दिखा सकते हैं। नोट्स में करने में क्या होता है, हौच पौच कम होती है, यहां पर क्या होता है थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो सकता है। आप यहां पर करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने यहां लिखा, आपको क्या लिखना चाहिए, क्या है भाई, बैलेंस ऑफ एसपीएल का कितना है, यहाँ लिख के दिखा देना इसको। करंट ईयर में से आप इसका प्रीवियस ईयर माइनस कर रहे हो, बैलेंस को भी लिख के दिखा दो कहां है भाई करंट ईयर से प्रीवियस ईयर आपका। एसपीएल का बैलेंस 350 से, आ जाओ यहाँ देख लो, 350 से 370 हो रहा है। 350 से कितना हो रहा है, 370। तो एक काम करो, यहाँ पर आपको सिंपल दिखाना चाहिए, 370 में से आपको माइनस करना है 3,50,000। बताइए ना, यहाँ एक लाइन होगी फाइनल जहां पर आप अपना पूरा बैलेंस लिखोगे, कितना हो गया ये, 20,000। ठीक है, अब आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो यहाँ कुछ दिखी नहीं मुझे, तो क्या क्या ऐड कर देना चाहिए, प्रपोज डिविडेंड, क्या ऐड कर देना चाहिए, प्रपोज डिविडेंड, क्या ऐड कर देना चाहिए, टैक्सेशन। तो क्या ये ऐसे कुछ डिविडेंड और टैक्सेशन की बात करी गई है आपसे, तो देखो डिविडेंड की बात नहीं करी गई है पर टैक्सेशन की बात करी गई है। तो आप थोड़ा सा साइड में जाऊंगा मैं आपके संग और इसे वर्किंग नोट 1 लिखकर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाऊंगा आपके संग। क्या बनाऊंगा मैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाऊंगा। आपको कोई शॉर्टकट नहीं लेना, आप पूरा पूरा बनाओगे जैसे आप बनाते हो। अब आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पर पीडी, यहाँ क्या लिखना है बच्चों आपको, सीडी। क्या है बैलेंसेस, कहाँ गए बैलेंसेस नालायक को, बताओ बताओ। ठीक है, 325 से 320 यही है ना, 325 से 320, ठीक है। तो 3,25,000 रुपए बैलेंस मेरा यहाँ आ गया, 320 मेरा बैलेंस यहाँ आ गया बच्चों। करो इसको टैली। अब टैली करने से पहले इसकी एडजस्टमेंट है, तो इसके एडजस्टमेंट में सीधा लिखा हुआ है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 रुपए। तो आपको यहां पर बैंक का बता रखा है कि भाई हमने पे कर दिया है कितना, 2,80,000 रुपए हमने पे कर दिया है। 2,80,000 में 320 को ऐड करो और तब हमें बताओ माइनस करके कि कितना हुआ। तो अगर ऐड करोगे तो 6 लाख और 325 अगर माइनस करोगे तो जो आपका बैलेंस आ रहा है दैट इज पीएनएल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 2,75,000 रुपए आपका बैलेंस आ रहा है। ये ओए में क्या होगा, एड बैक होगा, और ये ओए में सबसे लास्ट में क्या होगा, माइनस होगा। तो चलो अब यहां पर आपने वर्किंग नोट लिख ही दिया होगा, आप लिखोगे टैक्स और इसको क्या लिख दोगे, वर्किंग नोट फर्स्ट को भाई रेफर कर लो। कितना ऐड करना चाहिए आपको, 2,75,000 रुपए आपको ऐड करना है टैक्स के रूप में। कितना बैलेंस निकल के आ गया, तो 2,95,000 रुपीज आपके निकल के आ गए। अब बेटा ये जो था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, लिख के दिखा दो यहां पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आपने लिख के दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट करना है। क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो एडजस्टिंग या फिर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग। अच्छा, मार्क्स पूरे में मिलेंगे याद रखना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहां पर आप फॉर्मेट बना रहे हो। बेटा प्रोफेशनली जब आप काम करोगे एज एन अकाउंटेंट, एज एन अकाउंटिंग कंसल्टेंट, एज ए अकाउंटिंग फील्ड में जब आप काम करोगे ना एज अ प्रोफेशनल, तो आपको ये फॉर्मेट बने बनाए मिलते हैं, बस आपको डेटा पोर करना होता है। तो फॉर्मेट के पीछे इतनी कोई रेलेवेंस है नहीं, पर हाँ आपको पता जरूर होना चाहिए कि किस फॉर्मेट का क्या मतलब है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो देखो सबसे पहले आपको जो मैं चीज दिखाना चाहूंगा दैट इज, यहां पर पेटेंट्स आपके राइट ऑफ हो रहे थे, तो आपको क्या लिखना चाहिए, पेटेंट्स। और कितने से राइट ऑफ हो रहे थे पेटेंट्स बेटा आपके, 8,000 से। तो 8,000 रुपए आप यहां पर ऐड बैक करोगे, क्योंकि आपने चार्ज करा होगा पीएनएल में, तो अब आप यहां पर ऐड बैक करोगे। दूसरा बेटा मुद्दा होगा डेप्रिसिएशन का। और कोई मुद्दा है क्या, मेरे को डेप्रिसिएशन का तो मुद्दा दिख रहा है, तो उसको कर देता हूं, ठीक है। और एक और चीज दिख रही है मुझे, जो आप लोगों ने मैंने बताई भी थी बेटा, हिडन इंफॉर्मेशन बताई थी मैंने आप लोगों को, और किस चीज की बताई थी मैंने, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट, ये तीन चीजें तो मुझे दिख रही है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश। मैं इसको देखना चाहूंगा। चलिए वर्किंग नोट 2 बनेगा अब अपना।
वर्किंग नोट 2, थोड़ी सी साउंड आ रही होगी पीछे से, प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। अब यहां पर मैं बनाऊंगा मशीनरी अकाउंट और यहां पर बनाऊंगा उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, ठीक है। दोनों चीजों को आओ साथ साथ कंसिडर कर लेता हूं मैं। अच्छा, मशीनरी है, 550 से 660 हुई है, तो 550 और 660 लिख लेता हूं मैं, 5,50,000 और 6,60,000 मैंने लिख लिया यहां पर पूरा पूरा। फिर उसके बाद और आ जाते हैं, 550 से 660 तो हो ही गया आपका। आपका डेप्रिसिएशन था जो 1 से 160 हो रहा था, 1 से 1,60,000 हो रहा था। मैं बता दे रहा हूं, टेंशन मत लो, 1 लाख से 1,60,000 हो रहा था 2020 से 21। क्या कोई चीज बेची खरीदी गई है? द आंसर इज नो। कोई चीज बेचने की इंफॉर्मेशन तो है नहीं। अपने को फिर अब क्या करना है, यहां पर सिंपल लिख के दिखा देना होता है कि भाई पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दिया हमने 60,000, इस अकाउंट को क्लोज करो, इस अकाउंट को क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि 550 से 660 हो रही है मशीनरी आपकी, तो ऑब्वियसली सी बात है ना, जाहिर सी बात है, बैंक में खरीद के लाए हो तुम लोग, और कितने का, 1,10,000 रुपए का आपने परचेज करा है बैलेंसिंग फिगर में। ये आपको पूरा फॉर्मेट करके दिखाना है एग्जामिनर को कि भाई हमें हर चीज पता है, आप कुछ भी पूछ लो, और हमें तो वो चीज भी पता है जो आपको नहीं पता। हम अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनने वाले हैं, हमें हर चीज इन द डेप्थ पता है। ये हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रोसेस है, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो बेटा 60,000 तो मैं ओए में दिखा रहा हूँ, और 1,10 कहाँ दिखाऊंगा, उसमें, इसमें दिखाऊंगा बताओ, 1,10 में दिखाऊंगा उसमें इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पर कितना चार्ज कर दो डेप्रिसिएशन, 60,000 एड बैक कर दो। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करा होगा, इंटरेस्ट अब देखो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए वर्किंग नोट 3 बनना चाहिए आपका। वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, अगर आपको पूरे 5 में से 5 क्वेश्चन चाहिए। आपको लिखना है डिवेंचर्स, आप लिखोगे 2 लाख, आप लिखोगे 10% डिवेंचर। इंटरेस्ट कॉस्ट निकालोगे इसकी, तो क्या करोगे, 2 लाख का 10% करोगे और 20,000 दिखाओगे। अब कई बच्चे मुझसे लड़ने वाले हैं यहाँ पर, कई बच्चों के संग मेरी लड़ाई होने वाली है। यहाँ पर वर्किंग नोट 2 हो गया, ये वर्किंग नोट 3 हो गया, और कितना निकल के आया, 20,000। और कई बच्चों से मेरी अब लड़ाई इस बारे में होगी कि भैया ये क्या बात हुई, यहाँ पर तो डिबेंचर्स में कुछ चेंजेस दिखा रखे हैं ना, तो चेंजेस का क्या करना है। तो मैंने कहा कितने हो रहे हैं, आपने कहा 2 लाख से 4 लाख हो रहे हैं। मैंने कहा देखो, ये पढ़ने में गलती मत करा करो, इसको मिटाओ और समझो कि 4 लाख से 2 लाख हो रहे हैं। 4 लाख से 2 लाख हो रहे हैं, दैट मीन्स रिडम्पशन हुई है यहाँ पर। और अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते, तो डिबेंचर वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2020, यानी कि 2 लाख से जो 2 लाख की आपकी रिडम्पशन करी है ना आपने, वो आपने साल के पहले दिन कर दी है। और जब आप साल के पहले दिन कर रहे हो, तो उनका इंटरेस्ट पे कोई हक ही नहीं बनता, तो उनको इंटरेस्ट में पे नहीं करूंगा। ये बात अगर आप चाहो और आप पे बहुत टाइम है, तो लिख के भी दिखा देना एग्जामिनर को वर्किंग नोट 3 में कि एज पर क्वेश्चन डिबेंचर वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2020, सो वी आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिमेनिंग डिबेंचर। बात क्लियर है यहां तक? बेटा हर चीज आपको एग्जाम में करनी है, कोई अपना फॉर्मेट फॉलो करना है। ये फॉर्मेट आपने जितना कर लिया उतना बेटर है, पर लिखने का तरीका, वर्किंग नोट आप कैसे देते हो, ये आपका खुद का तरीका होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। वर्किंग नोट का कोई फिक्स प्रोटोकॉल देखा है कि ऐसे ही करना है? कभी नहीं होता। वर्किंग नोट का कभी भी प्रोफेशनली भी जाओगे तो कोई फिक्स वो फॉर्मेट नहीं होता, क्योंकि वर्किंग नोट हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से दे रहे होते हैं कि हमारी ये सोच थी, हमने ये करा है, ताकि सामने वाला बंदा समझ जाए। तो वर्किंग नोट का कोई फिक्स फॉर्मेट होता ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, अब इनको ऐड कर लो भाई। और कुछ बच तो नहीं रहा, लेट मी चेक। इंटेंजिबल भी हो गया, टेंजिबल भी हो गया, बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ बच रहा है। चलिए अब इसको कंसिडर कर लेते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को छोटा कर लूं पहले थोड़ा मैं, ठीक है। तो कितना था, 2,95,000, 2,95,000 आपका बैलेंस आ रहा था। 8,000 आपने और ऐड करना है, 60,000 आपको और ऐड करना है, 20,000 आपको और ऐड करना है, और ये बनेगा आपका 3,83,000। अब आप इसे कहोगे पता है क्या, इसे आप कहोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब यहां पर आपको लिख देना चाहिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट कर रहे हो आप इसके। अब कुछ नहीं है, आपको ये देखना है कि भाई आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितनी इधर उधर भाग रही है। तो आपको यहाँ ट्रेड पेबल्स दिखा रखे थे, सीधा आ जाओ। अगर आप चाहो तो बेटा यहाँ पर सीधा भी लिख के दिखा सकते हो कि ट्रेड पेबल्स में क्या हाल हो रहा है, आप सीधा लिख के दिखा दो, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर आपके पास टाइम भरपूर है, टाइम भरपूर है, तो आप अलग अलग से भी लिख के दिखा देना, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। तो 360 से 460 हो रहे हो,
360 से 460 हो रहे हो, यानी कि यहाँ पर भी एक बार देख लो भाई, यहाँ पर आ जाओ, तो 360 से 460 हो रहे हो, यानी कि 1 लाख क्या बढ़ोतरी कर रहे हो। और लाइबिलिटी का बढ़ना बहुत अच्छी बात है, पूछो क्यों? क्योंकि आप उसमें अपनी फंड को ब्लॉक होने से रोक रहे हो। आप अपने फंड को ब्लॉक होने से रोक रहे हो, मीन्स पैसों का ना जाना भी पैसों के आने के बराबर ही होता है। 1 लाख रुपए अपने यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? आ जाओ दूसरे पे, मैं इसको डायरेक्टली ले रहा हूँ, आप चाहो तो अलग-अलग दिखा सकते हो, अलग-अलग क्रेडिटर्स और बीपी इन दोनों के नाम से दिखा सकते हो। मेरी आपसे कोई इस चीज़ को लेकर लड़ाई नहीं है, मैं आपसे लड़ता बिल्कुल नहीं हूँ बेटा, ठीक है? इन्वेंटरीज़, ट्रेड रिसीवेबल, अब इसको तो अलग-अलग ही दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इन्वेंटरीज़ लिख लो और यहाँ पर टीआर यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लो। प्लस माइनस का साइन मैंने लगाया नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं है अभी क्या करना है। तो अब यहाँ पर आपके क्या है बेटा, इन्वेंटरीज़ 270 से 290 की हो गई। बस ₹20,000 का तुमने फंड यूज़ कर लिया। 270 से 290 की हो गई, इन्वेंटरीज़ खरीदी है। किसमें खरीदी होगी? कैश में। पैसा ब्लॉक कर दिया ना, तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई आपकी। ओके, आपके क्या है, कहाँ है? ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल 240 से 260 के हो गए। क्या कर रहे हो यार? यहाँ 270 से 290 बढ़ गए, यहाँ भी 20,000 बढ़ गए तुम लोग। तो यहाँ पर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये भी आपने बढ़ा लिए हैं। देखो, आपको आपके क्रेडिटर्स और डेटर्स पैसा देते हैं, तो उसमें आपकी लिक्विडिटी पता चलती है। क्रेडिटर्स को तुम पेमेंट नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी लिक्विडिटी कम है, पर आपने वर्किंग कैपिटल होल्ड करके रखी है। पर अगर आपके डेटर भी आपको पेमेंट नहीं कर रहे, तब भी आपकी लिक्विडिटी कम है, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा। बट आपकी क्या है, बोरोइंग्स ज्यादा हो रही है ना, तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी कम है। आपको सिंपल ये इंपैक्ट देखना है, लिक्विडिटी छोड़ दो, ये देखो कि वर्किंग कैपिटल कहाँ जा रही है आपकी। जैसे कि अगर कैश वाले में बात करें, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स वाले में अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल बच रही है, बढ़ी हुई है। बट अगर यहाँ पर आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, तो दैट सिंपली मीन्स कि आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है। तो चलो अब इसको देख लेते हैं। ये अब आपका पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये पूरा निकल के आएगा और इससे मैं माइनस करूंगा अभी, नेट कैश इनफ्लो निकालूंगा पूरा। अच्छा, कितना आया ये, 3,83,000, 3,83,000 आ गया आपका। 1,20,000, 20,000, तो ये आ रहा है आपका 5,23,000। आगे बात करते हैं, आपको माइनस करना होता है टैक्स पेड। तो ये क्या निकलेगा, नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। और टैक्स पेड में बेटा आपको वर्किंग नोट फर्स्ट पे जाना चाहिए। वर्किंग नोट फर्स्ट में टैक्स पेड कितने का था, 2,80,000 का। तो इसको माइनस कर दो और यहाँ लिख भी देना। कितना हो गया, ये आपका नेट आया होगा। और इसको ए का नाम दे दिया करो, ये अच्छी प्रेजेंटेशन है। 5,23,000, 2,80,000, तो ये आ गया आपका 2,43,000। आई होप में हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है। अब आ जाओ कैश इनफ्लो, सॉरी कैश फ्लो, नॉट इनफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आ रहा था बेटा, सबसे पहले आपने अभी अभी देखा परचेज ऑफ, क्या आया हुआ है, परचेज ऑफ मशीनरी। वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में चेक करके आता हूँ कहां पर है वर्किंग नोट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2 है बेटा, और एक 10 का परचेज करा हुआ है तुमने। कितने का, 1,10,000 का। तो सिंपल बात आपको समझ आ रही होगी, 1,10,000 रुपए का परचेज करा है, दैट मीन्स नेगेटिव बैलेंस है। और कोई चीज है, और कोई चीज जो इसमें आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो और नहीं है, क्योंकि ये मशीनरी हो गई हमारी फिक्स एसेट्स में। इंटेंजिबल में जो हमारा था वो हमने राइट ऑफ में दिखा दिया। तो यहाँ पर और कोई चीज है नहीं, इंटरेस्ट की पेमेंट और यहाँ पर आएगी नहीं। हाँ, 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 हाँ। नहीं जी, नहीं, 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 मेरे को नहीं लगता यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, ये चीज़ आएगी ना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो बेटा 30,000 रुपए की तुमने ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर क्या दिखाओगे, आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पर आप दिखाओगे लॉन्ग टर्म लोन। कितने के दिए हैं आपने लोगों को, 30,000 रुपए के दे रखे हैं, नेगेटिव बैलेंस है क्योंकि कैश बाहर गया होगा। तो अब यहाँ से आप निकालोगे, इसको बी दोगे, CFI, चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ना, मैं एक चीज और बता देता हूँ, इनफ्लो और यूज्ड में कंफ्यूज होते हैं। तो ये 1,40,000 है। अब आप लोग कहोगे भैया ये क्या है, तो सिंपल मेरी बात सुनना। देखो, कैश इनफ्लो यानी कि पैसा जब तक आ रहा है तो अच्छी बात है, आप उसको इनफ्लो में दिखाओगे, पॉजिटिव बैलेंस में दिखाओगे। आउटफ्लो को नेगेटिव बैलेंस में दिखाते हो, तो यहां पर कई बंदे क्या कर देते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी कर देते हैं। तो वो आपका एक मुद्दा है,
ये वो आपका एक मुद्दा है, वो आप देख लेना, कैश यूज़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो आप उसको ऐसे कर देना, इसमें कोई मुद्दा है नहीं। आपको बस प्रेज़ेंटेशन का तरीका है, ठीक है? आगे आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में देखना है आपको, तो सबसे पहले तो क्या कोई पेटेंट वेटेंट, ओ सॉरी, क्या कोई आपने डिविडेंड और पे करा? द आंसर इज नो। इस पूरे क्वेश्चन में कोई डिविडेंड नहीं था। हाँ, पर यहाँ आपको शेयर कैपिटल जरूर बढ़ा हुआ था। रिजर्व एंड सरप्लस में तो कोई बात ही नहीं है, तो शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी बढ़ा होगा, तो आप ये लिख दो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो 5 से कितने हो गए? 7 30, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स लिख दो। आपको कोई लड़ाई होनी नहीं चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका आंसर? ये हो जाएगा आपका 2,30,000 रुपए। कितना हो जाएगा ये? 2,30,000 रुपए। और ये आपकी फंडिंग आई हुई है, तो आपको इसको ऐसे ही करना चाहिए पूरी की पूरी। एक बार और चेक कर लेता हूँ कि इसमें और कोई चीज आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन और यहाँ कुछ नहीं आता। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट में ले जाऊंगा वहां पर। क्या आपके डिविडेंड रिडीम हुए हैं? जी, ओ सॉरी, डिवेंचर रिडीम हुए हैं? जी हाँ, डिवेंचर रिडीम हुए हैं और उनका इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें वहां पर जाएगी। चलो, और तो कुछ बचा भी नहीं है। डिवेंचर इंटरेस्ट 20,000 रुपए का नेगेटिव बैलेंस। रिडम्पशन भी करिए आपने, कितने की करी है बेटा? इसी साल में करी है, और वो भी 2 लाख की। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव बैलेंस। तो इसका बैलेंस निकालोगे तो 220, यानी कि 10,000 रुपए का इसका नेट आ रहा है। ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? आपको क्या करना है? टोटल। अब आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी। आपको तीनों को प्लस करना है और यहाँ पर आपका टोटल आएगा। देखो, अब प्लस का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो 2,43,000 में से आपको ये प्लस करना है, यानी कि माइनस करना है 1,40,000, और ऐड बैक करना है आपको 10,000। कितना करना है ऐड बैक आपको? 10,000। तो ये निकल के आएगा 1,00,000 आपका 13,000, ठीक है? 1,13,000 सही है। ओपनिंग कैश आपको ऐड करना है, आपको क्लोजिंग कैश मिलेगा, और वो आपका टैली होना चाहिए, ठीक है? आई होप हमने इसमें कोई चीज़ छोड़ी ना हो और हमारा दोनों मैच हो जाए। तो 1,13,000, अब कैश पे आ जाते हैं। कहाँ चला गया कुछ? ठीक है, 1,13,000। और अब हमारा ये क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारा बैलेंस आ रहा था 2,65,000, और ये ओपनिंग था और ये क्लोजिंग था। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? टैली करना है। देखते हैं इनको कैसे। चलो, अब इस बैलेंस को मैं दिखा रहा था आपको कि 4 से सॉरी, कहाँ गया? 2,65 से 2,98 हो रहा है। दैट मीन्स अभी मैच नहीं हो रहा होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर 2,65 से 2,98, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ज़रूर बीच में कोई ना कोई क्लैरिकल एरर करी होगी हमने। चलिए, यहाँ पर अगर मैं 2,65 कर दूँ, तो मेरा आंसर आना चाहिए 2,98,000, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इसको ऐड करके देखोगे, तो 2,65,000 में अगर आप 1,03,000 ऐड करोगे, तो 378 का आंसर आ रहा है। एक बार इसकी कैलकुलेशन एरर चेक कर लेते हैं जल्दी से चलकर। और ये जो कैलकुलेशन एरर है, ये हमेशा हमेशा कभी भी याद रखना, चेक करना ऑपरेटिंग में। और यहाँ पर जो मैंने देख ली है, वो आ रही है यहाँ पर। देखो, ये 5,23,000 है, ये गलत आ रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने क्या करा हुआ है, 3,83,000 में मैंने 1 लाख ऐड करा, 4,83,000 आ रहा है। फिर मैंने क्या करा, 40,000 और ऐड कर दिया, तो ये आ रहा है 523। अगर आप देखोगे तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया, दैट इज रॉन्ग। आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ प्लस माइनस माइनस। तो आपको क्या करना है, 3,83,000 में 1 लाख रुपीज आपको प्लस करने हैं, माइनस करने हैं आपको 40,000। तो ये 20 और 20 माइनस होंगे, तो कितना निकल के आएगा? ये 443 निकल के आएगा। मैं कैलकुलेशन जो चेंज कर रहा हूँ, मैं अलग उससे कर रहा हूँ पेन से। 4,43,000, 4,43,000 से जैसे ही आप लोग 2,80,000 मिटाओगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बेटा 1,63,000, ठीक है? 4,4,333 में से माइनस करोगे 2,80,000, तो 1,63,000 आ रहा है। अब यहाँ पर आपके ये दोनों आंसर सही होने चाहिए। अब एक बार प्लस करके देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या-क्या था? आपका था 1,63, नेगेटिव बैलेंस था 1,40, तो ये 23,000 बचा। फिर आपने इसमें ऐड करना है 10,000, तो ये आपका 33,000 का आ रहा है नेट चेंज। और 33,000 में जैसे ही आप लोग 2,65,000 ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 2,98,000। दैट मीन्स कि अब हमारा आंसर पूरा पूरा टैली है। मैंने अगेन आपसे कहा, सबसे ज्यादा गलती का स्कोप होता है ऑपरेटिंग में। यहाँ हमने कोई गलती नहीं कर रखी थी, क्लैरिकल एरर करी थी।
क्लेरिकल एरर से भी बचना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने क्या कहा, क्लेरिकल एरर मैंने क्वेश्चन करते समय कर दी, यही आप भी करोगे, उस समय आपको लगेगा आप सही कर रहे हो। मैंने क्या करा, वो 4,43,000 था, उसमें मैंने सब सॉरी 2 लाख कितना था, 3,83,000 था, उसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, 1 लाख भी ऐड कर दिया, 40,000 भी ऐड कर दिया, ये 2020 को अलग अलग से। तो ये ऐड नहीं है, लेस करना है, जबकि यहाँ लिखा सही था। तो इसीलिए स्टेप वाइज चलना, अच्छे से करना क्वेश्चन को, आपसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। पूरा सीएफएस का हमने चैप्टर खत्म कर दिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कर दिया है मैंने आप लोगों के साथ शेयर। तो आपका ऑलमोस्ट 35 नंबर का चैप्टर हम कवर कर चुके हैं सिलेबस। 5 नंबर का जो आपका कंपैरेटिव कॉमन स्टडी जा रहा है वो आपकी अगली सेशंस में लूंगा मैं। अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।